सती साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि काफ लीग के साथ आपके बड़े अच्छे मामला चल रहे थे और बहुत सारी मुलाकातें हो रही थी और अपोजिशन बड़ी पुरुमीद थी, ऐसा क्या हुआ कि ओवर द नाइट वो चले गए? और दूसरा, क्या किसी धड़े के साथ अभी भी आपकी एमक्यूएम के किसी रुकन पीएमएलक्यू के किसी अभी वो बंदे के साथ आपका राब्ता है? बेटा, सियासी लोगों का रास्ता तो रहता ही है। हम कोशिश कर रहे थे, जिस तरह मैंने पहले दिन कहा कि मुल्क जिस हालात में है इसमें हम सब मिल के मुल्क को बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी और बचाना पड़ेगा। तो उस सोच से मैंने इनको भी दावत दी थी और काफ़ी वो तैयार थे, आ गए थे। फिर मुझे नहीं पता कि अचानक उनको क्या सोच आई। ये तो उनसे पूछा जाए कि वो रात को 12 बजे मुझे मुबारक देने आते हैं और मुबारक लेने आते हैं और सुबह को कहीं और चले जाते हैं। ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। ऐसा है कि एक दो चैनल में अब इस तरह की लाजानी गुफ्तगू की गई कि जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब से कोई नाराजगी का इजहार किया कि आपके रवैये की वजह से मुल्क काफ गई है। मैं ये नहीं कहती सही है, बल्कि इस तरह का एक दिया गया था। दूसरा ये कि बलोचिस्तान की 3 माशाल्लाह 3 पार्टियां आपके साथ आ गई है, 3 लोग आ गए बलोचिस्तान 3 पार्टी के लोग, लेकिन अब सिंध के एमकेएम और शहरी सिंध के और पंजाब से जो बाकी है तो मजीद कब तक आगे? सर, मैं आपसे अर्ज करूं कि उनसे भी डायलॉग है, उनने भी हमसे वादे किए हुए हैं। उस पर डायलॉग पे सीएम सिंध और सिंध की कैबिनेट आई हुई है, उनसे डायलॉग कर रही है। इंशाल्लाह वहाँ से भी आप कुछ अच्छी खबर है। एजाज, मेरे एक जरदारी साहब से सवाल है आपसे और एक इमरान साहब आपसे है। आपसे तो ये सवाल है कि आज फिर हुकूमत ने एक खास तौर पर आपको टारगेट करके ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो खत आया है और वो खत में ये साबित हो गया है कि आप लोग बैरूनी कुव्वतों के इशारों और पैसों पर खेल रहे हैं। आप इसका जवाब दे दीजिए। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मेरा सवाल ये है कि ऐसे क्या मसाइल हैं कि एमक्यूएम के साथ मामला जो लग रहा था एक हफ्ता पहले के तकरीबन तय हो गए हैं, वो फिर लटक गए हैं और आपको दोबारा निगरान करना पड़ा है? क्या उनके मुतालबात ऐसे हैं कि आपको पूरे करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं? जहाँ तक इमरान खान की झूठे इल्ज़ामात हैं और ये ख़त की बात है, पूरा अपोजिशन ने चैलेंज किया, हम भी चैलेंज करते हैं कि कौम के सामने लेकर आए, साबित करो। 3 साल से अब पाकिस्तान के अवाम पहचान चुके हैं कि खान साहब का आदत है कि वो झूठे इल्ज़ामात लगाएं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, मैं रिएटरेट करना चाहूँगा कि यूनाइटेड अपोजिशन का तादाद अदम एतमाद जमा होते हुए पूरे थे। आज यूनाइटेड अपोजिशन का तादाद उससे भी ज़्यादा है। हमारा ये डिज़ायर था और है कि हम अपना तादाद के साथ साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं इनको इसलिए साथ लेके चले कि आगे जाके जो रिफॉर्म्स हैं, जो मसाइल हैं, उनका हल निकालने के लिए हम समझते हैं कंसेंसस की ज़रूरत है और सबसे मिल के बात करने की ज़रूरत है। जहाँ तक एमक्यूएम की बात है, वहाँ मैंने बार बार कहा, आज फिर आपके सामने कह रहा हूँ, ऐसा उनका एक डिमांड नहीं है जो मैंने 2 हफ्ता पहले इनकार किया जब वो पहली बार हमारे सामने आए, या आज तक मैं उनके कोई ना डिमांड पे इनकार कर रहा हूँ। और साथ साथ ये भी इस पे भी जोर दे रहा हूँ कि हर सूरत में और हर हाल में पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की मईशत की तरक्की के लिए, कराची को संभालने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला कर लिया है कि हमने एमक्यूएम के साथ म्यूचुअल काउंट ढूंढना है, वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना है फॉर द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू। सर, आपसे सवाल है कि मुतहदा अपोजिशन का अब
पंजाब में वज़ीर आला कौन होगा, क्या परवेज़ इलाही अब भी अपोजिशन की तरफ से वज़ीर आला पंजाब के लिए उनके लिए दरवाजे खुले हैं? मैं तो समझता हूँ कि ये अब देर हो चुकी है और ये हम सब इत्तेहादी बैठ के फैसला करेंगे कि किसको हम चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करें, और जिसको अपोजिशन बनाएगी वो बन जाएगा। नंबर्स उनके पास नहीं है, नंबर्स हमारे पास हैं। तो इंशाल्लाह पंजाब में भी हम चेंज लाएंगे और अपनी मर्जी की चेंज। एक मिनट शाकिर, जिन जमातों के साथ आप इंगेज हैं, जिनको लेकर आप तरीक़त में कामयाब बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए तस्वीर ये आम है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की जमातें इशारों पे चलती हैं। तो मसला ये है कि जब इस्टेब्लिशमेंट गैर जानदार है तो ये मामला ये उलझ क्यों गया है, ये आसान क्यों नहीं हो पा रहा? कहीं इस्टेब्लिशमेंट डबल गेम तो नहीं कर रही कि कुछ को इधर इशारा कुछ को इधर इशारा, कोई हुकूमत में जा रहा है कोई अपोजिशन? मसला कहाँ पे फंसा हुआ है? वो कहते हैं ना, डेविल इज इन द डिटेल्स। तो डिटेल्स में बातें हो रही हैं, डिटेल्स में कानून साजी होनी है, तो उस पे डायलॉग शुरू हो रहा है। डबल गेम अलमदार अच्छा हमेशा ही होती है। सरदार साहब ये बताइए कि 4 साल आप समझते हैं कि वो नाकाम हुई और आप एक आईनी और जमहूरी तरीक़ाकार अपना के तहरीक आज़म मानना है, तो अपोजिशन के पास क्या प्लान है? मसाइल भी हैं, इन मसाइल का हल कैसे निकलेगा? इंतखाबात भी हो रहे हैं, तो प्लान क्या है अपोजिशन का? अगर हुकूमत को आप घर भेज भी देते हैं, आपको उम्मीद है कि तरीके में बात कामयाब होगी, तो आपके पास क्या प्लान है कि मसाइल हल हो और आप आगे भी बढ़ें? इंशाल्लाह हमने पहले भी जब इक़्तिदार संभाला था, जब मुशर्रफ साहब थे और वो चले गए, तो उनके बाद भी हमने संभाल के वो भी इसी नज पे ले आया था, इसी जगह पे हम पहुँचे हुए थे। आपको याद होगा कि उस वक़्त भी वीट की इंपोर्ट की बात हुई थी, वीट इंपोर्ट हो रहा था, शुगर इंपोर्ट हो रही थी, लोगों के पास खाने को नहीं था, लोगों की तनख्वाहों के इश्यूज थे, हर किस्म के मसले वो हमने सॉल्व किए थे। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी बैठ के और इनफैक्ट साथ मिल बैठ के हम आइंदा का रास्ता भी बना लेंगे। खालिद साहब, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि इस तरीके में हम आपको यहाँ तक पहुँचाने में आपका मरकजी किरदार है। बिलावल का मरकजी तरीके साहब के काफ़ी लोग आपने रजा किए, इसके अलावा बाप पार्टी भी आ गई, आज भुटानी साहब भी आ गए। क्या आप इतबार कर सकते हैं कि फ्यूचर में ये लोग आपके साथ रहेंगे? क्योंकि 3.5 साल ये लोग गवर्नमेंट के साथ रहे, और क्या आप सोचते हैं कि फ्यूचर में ये आपके हमनुमा बनेंगे? सर, मैं समझता हूँ इन सबको एहसास है कि पाकिस्तान के साथ रहना है, पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान की इकॉनमी को बचाना है, उसमें हम सबका भला है। ये भी बचते हैं, मैं भी बचता हूँ, हमारे आने वाली नस्लें भी बचती हैं। तो ये सब मेरे साथ जो दोस्त आ गए हैं, आज तक मैंने भूटानी साहब को पहले नहीं कहा कि आप मेरी पार्टी में आ जाएं, इसलिए कि मैं समझता हूँ सबके हालात, और इस वक्त जब मुझे ज़रूरत है तब मैंने उनकी तरफ नज़र दौड़ाई, तो उनने मेरे वालेकुम सलाम करके और कहा कि मैं आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह के काफ़ी दोस्त हैं जो पाकिस्तान का सोच रहे हैं, कुछ दोस्त सिर्फ पावर की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान का सोच रहे हैं। पावर तो आती जाती चीज़ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे। जुल्फ़िकार एक मिनट आ रहे हैं। जुल्फ़िकार साहब, आपसे एक सवाल है। सरदार साहब, ये सवाल मैंने बिलावल साहब से किया था कि आप जब हुकूमत में आए तो आपने बलूचिस्तान से माफ़ी मांगी थी और बलूचिस्तान पैकेज का भी ऐलान किया था। आज की सूरत में बलूचिस्तान खुला आपके साथ खड़ा है, तो आप इस वक्त बलूचिस्तान को क्या कमिटमेंट है यहाँ पे दे रहे हो? बिलावल साहब, आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंट करे स्पीकर के हवाले से कि हो सकता है मदाखलत हो। आप अब जो कदम एतमाद की तारीख टेकअप हो चुकी है, तो आप समझ रहे हैं कि अब इंटरवेंट की जरूरत नहीं है? बलूचिस्तान के साथ और हमेशा के लिए, जैसे हर सूबा के लिए हम सोचते हैं, हम वफाक के लिए सोचते हैं, और हम सब का यही कोशिश होगा कि हम हर सूबा को उनका हक़ पहुँचाएँ। सदर ज़रदारी ने हमेशा अपने दौर में ये एफ़र्ट की, और आने वाले वक्तों में हमारे यही ख्याल होगा, यही सोच होगा। लेकिन जो किरदार मेरा ख़्याल में अदम एतमाद में
بلوچستان کے ساتھی نے صف اول کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور جو پہلا اور جو سب سے پہلے اور جو بہادری دکھا کے سامنے آ رہے ہیں وہ سارے بھوٹانی صاحب، کل بلوچستان عوامی نیشنل پارٹی، عوامی پارٹی اینڈ JWP. تو یہ ایک بہت ہی اچھا انڈیکیشن ہے. اور پاکستان، جیسے صدر زرداری صاحب نے کل کہا کہ اگر بلوچستان ہے تو پاکستان ہے، بلوچستان ساتھ ہے تو پاکستان ساتھ ہے، بلوچستان کا مستقبل روشن ہے تو پاکستان کا مستقبل روشن ہے. جہاں تک سپریم کورٹ کی مداخلت کی بات ہے، میرا خیال میں جہاں ایک کیس اب ساتھ ساتھ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں اور ہر دوسرا دن اعلیٰ عدلیہ کا بینچ بیٹھ رہا ہے، تو اب اسپیکر صاحب ایسے سوچے گا بھی نہیں کہ وہ کوئی غیر آئینی کام کرے، کوئی دھاندلی کرنے کی کوشش کرے. اس لیے ہمارا اعلیٰ عدلیہ بیٹھا ہوا ہے، وہ پارلیمان کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ عدم اعتماد میں دھاندلی نہیں ہونے دیں گے. پاکستان میں جمہوریت کا اور آئین کا خیال رکھنے والے اور پاسداری تحفظ کرنے والا کہ جو ذمہ داری ہیں وہ اعلیٰ عدلیہ ہے، اور ہمارا امید ہے وہ اپنا ذمہ داری پہ خود پورا اتریں گے.